हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में। कांग्रेस विधायक मामन खान को किया गिरफ्तार। हिंसा में आरोपी मोनू मानेसर की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन के 3 साल हुए पूरे। 2020 में शुरू हुई इस योजना ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा फुल फॉर्म में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जशपुर से पार्टी की राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की करेंगे शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। थोक महंगाई दर पिछले 5 माह से लगातार 0 से कम। अगस्त में 0.52% नीचे रही थोक महंगाई दर। खाद्य सचिव ने कहा, देश में चीनी, चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार है मौजूद। एशिया को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा श्रीलंका। पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा श्रीलंका। खिताब के लिए रविवार को भारत से होगी टक्कर। वहीं सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम का आज बांग्लादेश से होगा सामना। और देश के लोक प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना के आज 64 साल हुए पूरे। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन दशकों से करता आ रहा है लोगों का मनोरंजन। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस विधायक मामन खान नूह की फिरोजपुर झिरका विधानसभा से चुनकर आए हैं। नूह में जब दंगे हुए तो उन्होंने उसके बाद कई भड़काऊ बयान दिए और पोस्ट भी किए। हरियाणा पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए कई समन भेजे, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए। मामन खान ने जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिका में खान ने कोर्ट से राज्य सरकार को एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की थी। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2020 में शुरू हुई इस योजना ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मत्स्य पालन क्षेत्र में नई जान फूंकने, मछुआरों के कल्याण और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में की गई बड़ी पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की थी। इन 3 वर्षों के दौरान इस योजना ने जमीन पर बड़े बदलाव को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत अब तक के सबसे अधिक 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से हुई। योजना के तहत अब तक 16,924.02 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मद में 15,335.09 करोड़ रुपए और केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के 1,588.93 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस पहल की शुरुआत के बाद जमीन पर इसका सकारात्मक प्रभाव लगातार देखा गया। मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। योजना की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इसने मछली उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में बुनियादी ढांचे का विकास करने, देश भर में घरेलू मछली की खपत को बढ़ाने और मछुआरा समुदायों की आजीविका और कल्याण को प्राथमिकता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियां भोजन, पोषण और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और देश के लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी हैं। वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। जलीय कृषि उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत दूसरे स्थान पर है। भारत शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री खाद्य निर्यातक राष्ट्रों में से एक है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई बड़े सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इस दिशा में कुछ प्रमुख पहलों की बात करें तो इनमें 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से नीली क्रांति योजना की शुरुआत के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और 7,522 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड का सृजन और उसके बाद जून 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए नए मंत्रालय का निर्माण शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज इंदौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वो मत्स्य पालन विभाग की 6 महीने लंबी पहल मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत देश भर में सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक 108 मत्स्य किसान सम्मेलन आयोजित होंगे, जिसका उद्देश्य योजना के बारे में संभावित लाभार्थियों को जागरूक करना है। जागरूकता पैदा करने के लिए और 2.8 करोड़ मछली किसानों और 3,477 तटीय गांवों तक पहुंचना है। अभियान का उद्देश्य देश भर में मत्स्य पालन विभाग और इसके क्षेत्रीय संस्थानों की 9 वर्षों की उपलब्धियों और सफलता की कहानियों की जानकारी प्रदान करना और ज्ञान का प्रसार करना भी है। पुरुषोत्तम रूपाला PMMSY के तहत विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। PMMSY कार्यक्रम की 3री वर्षगांठ के जश्न के दौरान उजागर की जाने वाली प्रमुख गतिविधि मत्स्य पालन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा। और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज प्रदेश के जशपुर से पार्टी की राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर देंगे। नड्डा परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ जशपुर के रंजीता स्टेडियम ग्राउंड में दोपहर करीब 1 बजे करेंगे। भाजपा अध्यक्ष एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो वहीं इससे पहले वो जशपुर में श्री बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति विश्वविद्यालय के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि आज है। ये आवेदन 1 मई से शुरू किए गए थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि पद्म सम्मान की 3 श्रेणियों पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के लिए आवेदन या फिर सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाती हैं। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। 1954 से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, जो किसी क्षेत्र में विशिष्ट और असाधारण योगदान के लिए दिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन का आज अंतिम तिथि है। कोई भी बच्चा जो कि भारतीय नागरिक है, भारत में रहता है और 18 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर नामांकन कर सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह की सराहना करने के लिए हर वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP का आयोजन करता है।
और आपको बता दें कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेस में भेजे गए इसरो के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ने चौथी सफल छलांग लगाई है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी है। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि आदित्य L1 ने अर्थ ऑर्बिट को चौथी बार बढ़ाने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, SHAR और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने इन ऑपरेशन के दौरान आदित्य L1 को ट्रैक किया। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाने की अगली कार्रवाई 19 सितंबर को लगभग 2 बजे तय है। इसके बाद आदित्य L1 की ट्रांसलैग्रेशन पॉइंट 1 की ओर पृथ्वी से विदाई हो जाएगी। आदित्य L1 पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जो पहले सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेशन पॉइंट L1 के चारों ओर एक ऑर्बिट में सूर्य का अध्ययन करेगी। और अब बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश अभियान की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के नौतनवा एवं लक्ष्मीपुर में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शरीक हुए। उन्होंने देश की आजादी में अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनने वाली अमृत वाटिका के लिए देश के 5 लाख गाँव के हर घर से मिट्टी भेजी जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य देश के आने वाले नौजवानों में राष्ट्र के प्रति सद्भावना और प्रेम पैदा करना है। मेरा माटी मेरा देश के तहत हर घर से मिट्टी, जहां पक्का घर है, शहरों में जहां है वहां पर चावल का छत हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली जाकर के कर्तव्य पथ पर जो अमृत वाटिका बनेगा, उस अमृत वाटिका में पूरे देश से 5 लाख से ज्यादा गांवों से जो माटी आएगी, 8,000 से ज्यादा ब्लॉकों से जो कलश आएगा, उस कलश के माध्यम से और पेड़ के माध्यम से वहाँ वृक्षारोपण होगा, ताकि भविष्य में हमारे नौजवान साथी जाएं वहाँ पर देखें तो कम से कम उनको एक राष्ट्र के प्रति सद्भावना, एक प्रेम पैदा हो। इसके नाते ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ने के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे पर एक अन्य ट्वीट में कहा कि इंजीनियर्स डे पर हम दूरदर्शी इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो पीढ़ियों को नव प्रवर्तन और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिक्काबल्लापुरा की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जहां साल की शुरुआत में अपनी यात्रा के दौरान पीएम ने सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे की बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोगों की रचनात्मकता, नवोन्मेष और अथक समर्पण हमारे देश की प्रगति की रीढ़ रहे हैं। बुनियादी ढांचे के चमत्कारों से लेकर तकनीकी सफलताओं तक आप सभी का योगदान हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। भारत की भूमि इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला रही है। भारत में कई ऐसे इंजीनियर हुए जिन्होंने अकल्पनीय को कल्पनीय बनाया और इंजीनियरिंग की दुनिया में चमत्कार कहे जाने वाले उदाहरण प्रस्तुत किए। महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे
भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागर बांध से आज भी लाखों की संख्या में किसान और जन सामान्य लाभान्वित हैं। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अब जब हम इंजीनियर डे मनाते हैं तो हमें भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। बदले हुए युग में हमने किन किन नई चीजों को सीखना होगा, सिखाना होगा, जोड़ना होगा। ऐसी अनेक बातें जब इंजीनियर डे मनाते हैं तो जरूर हमने सोचनी चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने राजस्थान दौरे पर आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरे देश की समृद्धि की प्रार्थना की है। श्रीनाथ जी के द्वार आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। पूरी दुनिया में सुख समृद्धि संपन्नता सब बदलते रहे और यहाँ पर कोई मांगने ही केवल नहीं आता है। यहाँ तो प्रभु के चरणों में आकर आपको जो आनंद आता है, विश्व कल्याण की जो सोच प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर चले हैं, हम सब उससे सहमत हैं। वासुदेव कुटुंबकम जब पूरी दुनिया को एक परिवार माना है तो उसमें भारत का एक बहुत बड़ा कद उभर कर आया है, क्योंकि उस सोच को आगे बढ़ाया है और दुनिया ने उसको माना है। ये तभी होता है कि आपका विश्वास और आपकी जो पालन पोषण उस दिशा से हुआ हो कि आप विश्व कल्याण के बारे में सोचें। तो यहाँ आकर कोई आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप पूरे देश के विकास के बारे में सोचते। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। फोटो देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि सवाल है, आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज नफरत है। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। अगर कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुड़गुट में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे बातचीत करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि केरल में निपाह के मामलों को देखते हुए कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है और लोगों को केरल के प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने केरल के सीमावर्ती जिलों और कर्नाटक में प्रवेश के बिंदुओं पर निगरानी तेज करने की भी बात कही है। और आज दूरदर्शन की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन
दशकों से लोगों का मनोरंजन करता चला आ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं दूरदर्शन के अब तक के सफर पर। दूरदर्शन का ये लोगो, सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र और ये सिग्नेचर ट्यून आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। भले ही आज टीवी चैनलों और कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच का मुकाबला करना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है। 15 सितंबर 2023 को दूरदर्शन की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो गए हैं। दरअसल इसी दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। 1965 में ये एक सेवा बन गया जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट तक पहुंचने के लिए सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया। 1972 तक दूरदर्शन की सेवाएं मुंबई और अमृतसर तक और फिर 1975 तक 7 अन्य शहरों तक बढ़ा दी गईं। 1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बन गया। 1982 में दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण की शुरुआत हुई और एशियन गेम्स की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया। देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता और लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है, दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद, कृषि दर्शन से पुराने दौर के कार्यक्रमों से लेकर आज के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हाईटेक कवरेज की बात हो, दूरदर्शन सभी आयु वर्ग के लोगों का पसंदीदा प्रसारण माध्यम बना हुआ है। जहां तक स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का सवाल है, ये देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समृद्ध बनाने में भी बड़ा योगदान कर रहा है। कोविड लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने दर्शकों की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या गणतंत्र दिवस परेड, दूरदर्शन के प्रसारण का कोई जवाब नहीं। G20 शिखर सम्मेलन की सबसे शानदार कवरेज भी दूरदर्शन ने ही की। दूरदर्शन ने अकेले हमें इतना कुछ दिया है कि आज के 100 चैनल मिलकर भी नहीं दे सकते। इसकी विश्वसनीयता ही इसकी USP है। दूरदर्शन ने समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दूरदर्शन ने तेजी से जगह बनाई है। ब्रेकिंग न्यूज देने की होड़ के दौर में भी दूरदर्शन ने सटीक, विश्वसनीय और ताजा जानकारी देने की अपनी परंपरा को कायम रखा है। 64 साल का लंबा सफर तय करते हुए दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक बन चुका है और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूयॉर्क में डिस्कोर्स ऑन पीस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि शांति हमेशा से ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का आधारशिला रही है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने अपने पूरे इतिहास में शांति को अपनाया है। India has embraced the ideals of non-violence, harmony and coexistence. The teachings of great leaders like Mahatma Gandhi, a champion of non-violent resistance and whose statue adorns the beautiful North Lawns of United Nations headquarters here in New York, some of you might have already seen that, have profoundly influenced the country's approach to conflict resolution. Prime Minister Modi's frequently quoted statement that today's era must not be characterized by war stems from this approach and deep-seated belief. और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर पर अवैध बंदूक रखने का मुकदमा चलेगा। हंटर पर 5 साल पहले अवैध रूप से बंदूक खरीदने के मामले में ये मुकदमा चलेगा। अमेरिका के न्याय विभाग ने हंटर बाइडेन को टैक्स और हथियारों से जुड़े मामले का मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। हंटर पर आरोप है कि उन्होंने हथियार खरीदने के लिए कई बार झूठ बोला। गौरतलब है कि हंटर के खिलाफ लंबे समय से जांच चल रही थी। बाइडेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी संसद के स्पीकर ने संसदीय समिति को राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग की जांच शुरू करने की भी हाल ही में अनुमति दी थी।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब बात करते हैं खेल की खबरों की। भारत एशिया कप में आज अपना अंतिम सुपर 4 का मुकाबला खेलने के लिए उतरेगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाला ये मैच, इसमें भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक ओर जहां भारतीय टीम प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश का प्रदर्शन इस एशिया कप में कुछ खास नहीं रहा है और वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। शुक्रवार को भारत एशिया कप में अपना अंतिम सुपर 4 का मुकाबला खेलने उतरेगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक ओर जहां भारतीय टीम प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश का प्रदर्शन इस एशिया कप में कुछ खास नहीं रहा है और वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इस मैच में भारत जीत हासिल करने के साथ साथ अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहेगा। भारतीय टीम एशिया कप में अपने पिछले दोनों मुकाबले जीत चुकी है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को हराया और उसके बाद श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे मुकाबला साल 1988 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच अब तक 39 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। 31 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और बांग्लादेश को सिर्फ 7 मैच में जीत मिली है। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला 10 दिसंबर 2022 को खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम को 227 रन से जीत मिली थी। विराट कोहली ने इस मैदान पर 10 मुकाबले खेले हैं और 107.33 की औसत से 644 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक लगाए हैं। बांग्लादेश के सक्रिय खिलाड़ियों में मुशफिकुर रहीम के यहाँ सबसे ज्यादा रन हैं। उन्होंने 6 मुकाबलों में 40.80 की औसत से 204 रन बनाए हैं। वहीं कुलदीप यादव ने इस मैदान पर 6 मैच में 14 विकेट चटकाए हैं। बांग्लादेश के सक्रिय गेंदबाजों में तस्कीन अहमद ने यहाँ एक मैच में 3 विकेट लिए हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने पिछले 10 मुकाबलों में 337 रन जड़े हैं। रोहित ने एशिया कप 2023 में लगातार 3 मुकाबलों में अर्धशतक लगाए हैं। बांग्लादेश अपने अंतिम मुकाबले में जीत दर्ज करना चाहेगी। वहीं भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर प्रतियोगिता में अजेय रहने की होगी। गौरतलब है कि बांग्लादेश की टीम आज तक एक बार भी एशिया कप का खिताब नहीं जीत पाई है। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार इस खिताब को जीता है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका है, उन्होंने 6 बार एशिया कप का खिताब जीता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और एशिया कप के सुपर 4 राउंड में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम ने फाइनल में जगह बना ली। श्रीलंका की टीम रिकॉर्ड 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। बारिश से बाधित मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर के मैच में 252 रन बनाए। डकवर्थ लुइस नियम के तहत श्रीलंका के सामने 252 रनों का ही लक्ष्य था और श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर आखिरी गेंद में लक्ष्य को हासिल कर लिया। श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 91 रन कुशल मेंडिस ने बनाए। असारंका ने नाबाद 49 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। समर विक्रमा ने भी 48 रनों का योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए इफ्तिखार अहमद ने 3 विकेट और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट लिए। शादाब खान को 1 ही विकेट मिला। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का ये सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।